नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो हैं आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। सरदार पटेल को किया नमन, कहा यह लौह पुरुष पटेल का भारत है, आंख दिखाने वाले को घुसकर मारेगा, घुसपैठियों को बाहर निकालने का लिया संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा कश्मीर पर कांग्रेस की गलती से दशकों तक जलता रहा देश, गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा हमने बांटने वाली राजनीति को किया खत्म। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने एकता नगर में निकली अलग अलग राज्यों की सुंदर झांकियां, एक भारत श्रेष्ठ भारत के हुए दर्शन। वायुसेना ने भी दिखाई ताकत, आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा, हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में रोजगार का वादा, 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का भी दावा। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से छीनी शाही उपाधियां, हवेली से किया बाहर। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण लिया गया फैसला। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज। पहला मैच बारिश के कारण हुआ था रद्द। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर। राष्ट्र आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर महानेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश के एकीकरण में जो योगदान दिया वह अद्वितीय और प्रेरणादायक है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आज राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हमने देखा तमाम जो कार्यक्रम है वो हुए और यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं सुंदर दृश्य जो नजर आया और इसके साक्षी बने न जाने कितने ही लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने ना सिर्फ देश में जब एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात कही जाती है, उसका काफी अहम योगदान रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में जब हिस्सा लिया, इस दौरान उन्होंने एकता दिवस की शपथ भी दिलाई और एकता दिवस परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। टीम ने आगमन किया अपनी सिग्नेचर डायमंड फॉर्मेशन में। ये से कंधा मिलाकर कुछ इस प्रकार उड़ान भर रहे हैं मानो एकता की अदृश्य डोर से बंधे हुए हो। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते
ब्लॉक मार्क 132 आपकी बाईं ओर से। दर्शकों, अब कृपया अपनी नजरें सरदार सरोवर बांध की दिशा में ले जाएं और सुनिए हमारे टीम लीडर का संदेश उनकी कॉकपिट से। सेना की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बल्कि इसके साथ साथ वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का भी करतब हमने यहाँ पर देखा। और इस मौके पर परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां भी इसमें शामिल हुईं। इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों में विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दस्ता तथा ऊंट पर सवार बैंड रहा। ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें इस दौरान परेड में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी भी प्रस्तुति दी गई। सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मार्चिंग दस्ते की तो इसमें भी हमने देखा किस तरीके से बीएसएफ की बात की जाए, एसएसबी की बात की जाए, सीआईएसएफ या अलग अलग राज्यों की जो पुलिस बल की टुकड़ियां थीं वो भी इसमें शामिल हुई। सीआरपीएफ की ये टुकड़ी थी। जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से और भी यहाँ पर अगर बात की जाए प्रदर्शन किया गया सीआरपीएफ द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हमने देखा किस तरीके से एकता नगर में इस परेड का आयोजन हुआ, भव्य परेड। और फिर जो है अलग अलग दलों की हम बात करें, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो इस परेड में अलग अलग दस्ते शामिल हुए। और इस परेड में आपको बता दें कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को भी दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का भी प्रदर्शन किया गया।
भारत की सांस्कृतिक विविधता जो है वो यहाँ नजर आई। इसके साथ ही गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने आसमान को तिरंगे के रंग में रंग दिया। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम जिसने दिखाया एक बार फिर से वायुसेना का जो शौर्य है, उसकी जो ताकत है। इस दौरान आसमान जो है वो तिरंगे में रंगता हुआ नजर आया। इस दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती देते हैं। एकता दिवस हर भारतीय के लिए संदेश भी है और संकल्प भी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने 2014 से पहले की हालातों की चर्चा करते हुए कहा कि देश के भीतर नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे। आज ये संख्या केवल 11 बची है और उसमें भी सिर्फ 3 जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी कुछ गंभीर रूप से हावी है। और आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठियों को देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने पुरानी सरकारों पर घुसपैठियों के खिलाफ कोई भी कारगर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर एक वीडियो भी साझा किया। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राज्य रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे। तो देखा आपने ये वीडियो जिसको साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम योगदान दिया इस देश की एकता के लिए और इस अखंड भारत के निर्माण के लिए। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में NDA का संकल्प पत्र जारी हो चुका है और जो बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में बताई गई हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। खासतौर से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का जो वादा है वो इसमें किया गया है। पटना में ये संकल्प पत्र जारी हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव, और उसमें जो बड़ी बातें हैं संकल्प पत्र की, जिसमें कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये देने की बात इसमें की गई है। इसके साथ साथ 7
वे बनाने का वादा किया गया है। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। साथ ही बिहार को मखाना एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है। एनडीए का ये संकल्प पत्र जो कि जारी हुआ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना का भी इसमें वादा किया गया है। किस तरीके से जो बदलता बिहार एक नए स्वरूप में नजर आएगा और उसके साथ ही 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ये बात भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। तो एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो चुका है पटना में और तमाम ये बड़ी बातें जो हैं उसमें दर्शाई गई हैं। साथ ही साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी जो लक्ष्य है वो इसमें शामिल है और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिसका वादा इसमें किया गया है। किसानों को प्रतिवर्ष करीब 3000 रुपये दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ युवाओं को नौकरी देने का वादा जो है वो इसमें किया गया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी जो है वो दी जाएगी, ये वादा इसमें किया गया है। उसके साथ ही देखिए 1 करोड़ महिलाओं की अगर बात की जाए, जो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हर लिहाज से अगर देखा जाए, हर तरीके से हम कह सकते हैं कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है वो और बेहतर नजर आती है इस संकल्प पत्र के जरिए। और उसके साथ ही हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार का जो वादा है वो इसमें किया गया है। इसके साथ ही 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की बात इसमें कही गई है। और इसके साथ अगर बात करते हैं विकसित बिहार के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी विकसित बिहार की परिकल्पना इसमें सीधे तौर पर नजर आती है। और साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन का वादा भी इसमें किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें इस संकल्प पत्र की, जिसमें हर तरीके से अगर देखा जाए, कनेक्टिविटी की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए या खासतौर से जो युवाओं को रोजगार देने की बात है वो इसमें शामिल है। उन्होंने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से स्थापित करना। रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। तो ना सिर्फ महिलाओं को लखपति बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं को करोड़पति बनाने का जो मिशन है वो इसमें शामिल है। ये देखिए तमाम बड़ी बातें इस संकल्प पत्र की, किस तरीके से खेलकूद को बढ़ावा दिया जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण इसमें होगा, केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है, बिहार से सीधी विदेश उड़ान जो है वो मिल सकेगी, औद्योगिक क्रांति की गारंटी इसमें ली गई है। साथ ही हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार का जो वादा है वो किया गया है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी जो है वो इसमें दी गई है। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। एक्सप्रेसवे और रेल बिहार की रफ्तार को और मजबूत करेगी, किस तरीके से कनेक्टिविटी से बेहतर होगा और आधुनिक शहरी विकास जो है वो यहाँ नजर आएगा। अगर खासतौर से बात की जाए, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, करीब 1 करोड़ युवाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें जो कि इस संकल्प पत्र में शामिल की गई हैं। ना सिर्फ युवाओं की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किस तरीके से खेलकूद के क्षेत्र में बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, चौतरफा अगर देखा जाए हर एक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी इसमें दी गई है। कैसे ना सिर्फ जो बेहतर बिजली है, करीब 125 बिजली यूनिट जो है वो उनको यहाँ मुफ्त दी जाएगी, उसके साथ साथ मुफ्त राशन उनको मिलेगा और एक नया बिहार जो है, विकसित बिहार की खासतौर से यहाँ बात कही गई है। इस संकल्प पत्र में विकसित बिहार के लिए जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है एनडीए की तरफ से। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, या कैसे एक आज के समय में जो एक बड़ा बदलाव दिखा जाता है औद्योगिक क्रांति का, वो यहाँ नज़र आता है। और ख़ासतौर से उन सभी का जिक्र इस संकल्प पत्र में किया गया है।
और खासतौर से इस पर और जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, अगर देखा जाए करीब 24 से 25 बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में नजर आ रही हैं जिसको जारी कर दिया गया है एनडीए द्वारा। हाँ देखिए, बिल्कुल एनडीए ने अपना जो घोषणा पत्र है वो फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग के 5 दिन पहले जारी कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा पत्र में हर बात का ध्यान रखा गया है। चौतरफा बिहार के विकास को फोकस करते हुए ये घोषणा पत्र लाया गया है। मसलन अगर बात करें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन जो यहाँ की सरकार है लगातार यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उस पे भी फोकस कर रही है, इंडस्ट्री लगाने पे फोकस कर रही है। तो इसमें एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है कि अगर सरकार बनती है तो 1 लाख करोड़ का जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही मत्स्य पालकों को जो सहायता दी जाती थी वो 4500 रुपए दी जाती थी, अब 9000 रुपए दी जाएगी। जो किसान सम्मान निधि की राशि है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कराने की बात कही गई है। और ये एक बड़ी घोषणा है कि जो भी छात्र होंगे केजी यानी किंडरगार्टन से लेकर के पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की उनकी पढ़ाई जो होगी वो जो सरकारी कॉलेज होंगे, जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें फ्री की जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि 10 छोटे शहर में एयरपोर्ट की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाने की बात कही गई है। उसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य जो है वो इस घोषणा पत्र में रखा गया है। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग जो है वो बिहार में स्थापित किए जाएंगे। तो और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स को लेकर के भी घोषणा की गई है कि हर सिटी और प्रमंडल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो हर वो पॉसिबल चीज जिससे बिहार का विकास संभव है, हर वो सेक्टर जो कहीं छूट रहा था या जहां पर थोड़ा और काम करने की जरूरत थी, एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में हर उस सेक्टर को कवर किया है। ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो एनडीए के घोषणा पत्र में युवाओं, किसान और इंडस्ट्री 3 चीज को खास तौर पर फोकस किया गया है। जी बिल्कुल मधुरेश, और उसके साथ साथ महिलाओं का भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ना सिर्फ लखपति दीदी बल्कि मिशन करोड़पति जो है उस पर भी बिहार में काम किया जाएगा। हाँ निश्चित रूप से देखिए, जब इसकी घोषणा हो रही थी तो सम्राट जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में लखपति दीदी बनाने के लिए कार्य किया गया। और उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी करोड़पति दीदी बनाई जाएंगी और बड़ी संख्या में करोड़पति दीदी होंगी। जो लखपति दीदी वर्तमान में है उन्हीं को फैसिलिटी दी जाएगी और वो अब करोड़पति दीदी के नाम से बिहार में जानी जाएंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है महिलाओं के लिहाज से अगर आप देखा जाए। इसके अलावा ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता, वित्तीय सहायता, रोजगार वगैरह के लिए भी सरकार देगी। इसका भी प्रोविजन सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो एमएसपी की गारंटी फसलों के लिए दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जो है वहां पर शिलान्यास किया गया था मंदिर बनाने को लेकर के। एनडीए ने घोषणा की है कि उस मंदिर का भव्य निर्माण तो किया ही जाएगा, इसके साथ ही वहां पे सीतापुरम के रूप में उस पूरे जगह का विकास किया जाएगा, एक बेहतरीन मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही पटना में न्यू पटना जो कि ग्रीन फील्ड पटना के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा। और ऐसे कई शहर जो बड़े शहर हैं बिहार के उनको भी डेवलप किया जाएगा ताकि वहां का जो लाइफ है वो अपलिफ्ट किया जा सके, जो वहाँ की लाइवलीहुड है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। जी बिल्कुल मधुरेश, और खासतौर से विश्व स्तरीय मेड सिटी और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का भी इसमें वादा किया गया है। किस तरीके से ये पूरे प्रदेश को हम कह सकते हैं बदलता हुआ नजर आएगा स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर खासतौर से बात करें तो? हाँ देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी पहले से योजना चल रही है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की, और कमोबेश लगभग बिहार के 38 जिलों की बात करें तो लगभग सभी जिलों में या तो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं या फिर फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये सरकार की उसी घोषणा का एक दूसरा चरण है जिसके तहत मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट और हेल्थ जो फैसिलिटी है
उसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसमें घोषणा की गई है। जब इस घोषणा पत्र के बारे में सम्राट चौधरी बता रहे थे तो उन्होंने पीएमसीएच का भी जिक्र किया, जो कि कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बन जाएगा। वहां पे सबसे ज्यादा बेड होगी और सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स के पढ़ने की भी व्यवस्था होगी। तो ये निश्चित रूप से आने वाले कल में जो डेवलप बिहार होगा उसकी एक छवि देखने को यहाँ से इस घोषणा पत्र में मिल रही है। जी मधुरेश, और खासतौर से जो युवा हैं, क्या माना जाए, क्या उनको फोकस किया गया है बेहतर तरीके से? ना सिर्फ उनके लिए रोजगार की बात की जाए या हम मेगा स्किल सेंटर की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, तो पूरी तरीके से और किस तरीके का जो तमाम आवश्यकताएं थी युवाओं की, जो सपने देखते थे, जो आकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस घोषणा पत्र में, एनडीए के घोषणा पत्र में पहले भी कह रहा था कि युवाओं को लेकर के खास ध्यान दिया गया है। मतलब पढ़ाई केजी से लेकर के पीजी तक फ्री। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो एमएसएमई और कुटीर उद्योग के रूप में को डेवलप करने की बात कही गई है, जिसके बाद उनको रोजगार मिलेगा या वो खुद आत्मनिर्भर होकर रोजगार के क्रिएटर बनेंगे। दूसरी बात, जब आप इंडस्ट्री लगाने की सोचते हैं तो वित्तीय सहायता की बात आती है, तो वित्तीय सहायता को लेकर के भी घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप रिमोट एरिया में अगर आप लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कनेक्टिविटी की एक इश्यू आ सकती है। ऐसे में जो 10 छोटे शहर हैं वहां पर उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट निर्माण की भी बात कही गई है। इसके अलावा मैं अभी बता भी रहा था, ईबीसी वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक के राशि की घोषणा की गई। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पढ़ाई से लेकर के कमाई तक का जो वादा है वो एनडीए सरकार अपने घोषणा पत्र में कर रही है। बिल्कुल मधुरेश, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि हर जिले में फैक्ट्री की जो बात है वो इसमें की गई है, 10 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर और उसके साथ ही सेमीकंडक्टर पार्क का भी जिक्र इसमें किया गया है। कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए भी हमें देखने को मिल सकता है बिहार में? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, बिहार में अगर इतना कुछ हो जाता है तो एक दौर जो रिवर्स माइग्रेशन का एक चल रहा है, जो लोग बिहार से, एक वक्त था जब लोग बिहार से बाहर जाते थे, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज खुल जाने से कुछ लोग तो कम से कम कुछ लोगों का तो रिवर्स माइग्रेशन जरूर हुआ है। अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज बिहार में स्टैब्लिश जाती है, इतना निवेश बिहार में होता है, तो बिहार की स्किल को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के जो स्किल्ड लेबर हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने के बजाय उनको अपने घर में रोजगार मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा बिहार के लिए। और एनडीए ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में पूरी तरीके से ध्यान में रखा है। जी बिल्कुल। तो हर वर्ग को किस तरीके से लाभ जो है इसके जरिए पहुंचेगा, उसकी बानगी संकल्प पत्र में नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम जो बड़ी बातें थी हमारे संवाददाता बता रहे थे किन किन बातों को इसमें शामिल किया गया है, जो तमाम यहाँ पे वादे किए गए हैं। और संकल्प पत्र में खासतौर से अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लास और महिलाओं को लेकर किस तरह की घोषणाएं एनडीए की ओर से की गई हैं, इस बारे में बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे, एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे।
तो ईबीसी वर्ग की जो जातियां हैं उनको 10 लाख रुपए तक की सहायता, इसके अलावा महिला, युवा और हर वर्ग को अगर देखा जाए तो उनको इसमें शामिल किया गया है और विकसित भारत की एक जो तस्वीर है उसको करने की इसमें कोशिश की गई। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो इस दौरान एक साथ नजर आए जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया। फिलहाल खबरें और भी हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डी न्यूज पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सरदार पटेल को एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता बताया, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरदार पटेल का समर्पण और राष्ट्र सेवा की भावना सभी भारतीयों को प्रेरित करती रहती है। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है, और इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से न सिर्फ गुजरात के केवड़िया की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जगह जगह रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम आयोजन, लेकिन उससे पहले सुबह उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद देश को एकजुट करने, आज के भारत निर्माण और एक अखंड राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 रियासतों को विभाजित करके छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकीकृत करने का काम पूरा किया, और आज दुनिया जिस आधुनिक भारत का नक्शा देख रही है, उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों का ये परिणाम है। अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया, परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी, और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नमन किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी विजन एक ऐसा था जिन्होंने आजादी के बाद
एक ऐसे भारत का निर्माण कराया जो विविधताओं से भरा हुआ है, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, लेकिन वह कृत संकल्प थे, दृढ़ संकल्प थे कि हमें अखंड भारत बनाना है। बाद जब देश आजाद हुआ तो कई सारी हमारे सामने चुनौतियां थी, कई सारे हमारे सामने संकट थे, लेकिन किस तरीके से चुनौतियों संकट के बाद भी इस भारत को बनाने में उनकी भूमिका हम सबके जीवन को नई प्रेरणा देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बहुत बहुत हम नमन करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज देश भर में एकता दौड़ यानी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और खासतौर से आयोजन एकता और एकजुटता की स्थायी भावना का जश्न मनाता है, जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने भारत के लिए की थी। दिल्ली, चंडीगढ़, मुरादाबाद, फतेहाबाद, हैदराबाद, अलग अलग जगहों की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से देश भर में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। फतेहाबाद, हैदराबाद, पणजी की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एकता के प्रतीकात्मक की दौड़ जिसका आयोजन किया गया। और मुंबई पुलिस ने बांद्रा फोर्ट में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 किलोमीटर की इस दौड़ में अभिनेता फरहान अख्तर, वरिष्ठ अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अभिनेत्री प्रीति जकियानी और नेहा पेंडसे के साथ साथ अंजुमन इस्लाम के डॉक्टर MIJ गर्ल्स हाई स्कूल और MET कॉलेज की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। तो देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, ये वो अखंड भारत जिसका सपना देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और आज उन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस में हमने देखा कैसे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है और खासतौर से इसके साथ ही अनेक कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर पंजाब की भी हम बात करें तो आपको बता दें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और ख़ासतौर से उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो यूनिटी मार्च है उसका आयोजन किया गया था। चंडीगढ़ में सुखना झील पर राज्य स्तरीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और साथ ही एकता की शपथ दिलाई। गुजरात के बाद बात कर लेते हैं गोवा की, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। और खबर महाराष्ट्र से, जहां पर किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के सभी चरण तय कर लिए हैं। अब 30 जून 2026 से पहले कर्ज माफी का निर्णय लिया जाएगा। कल रात मुंबई के सदृय अतिथि गृह में किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल के साथ फडणवीस ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्ज माफी कैसे की जा सकती है, उसके मापदंड क्या होंगे और भविष्य में किसानों को कर्ज के जाल से कैसे बाहर रखा जा सकता है। इन सभी बातों पर सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। ये समिति अप्रैल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 3 महीने के भीतर कर्ज माफी लागू की जाएगी। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की मदद के लिए सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की प्राथमिकता दी है। अब तक 8,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। इस सप्ताह के अंत तक 18,500 करोड़ रुपए और वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में 90% किसानों के खातों में सीधा भुगतान पहुंच जाएगा। किसानों ने अब आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र दिया था, उस घोषणा पत्र में किसानों को कर्जा माफ करेंगे, इस प्रकार की हमने घोषणा की थी। उसी तर्ज पर आज हम लोगों ने फैसला किया है। एक हमने इसके ऊपर कमेटी तैयार की है। ये कमेटी किस प्रकार से कर्जा माफ करना है, उसके नियम निकष क्या होंगे, इसके ऊपर अभ्यास करके अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमको एक अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद 3 महीने में यानी 30 जून से पहले
हम लोग उस रिपोर्ट के आधार पर ये जो हमारे किसान हैं, इन किसानों को कर्जा माफ करेंगे। और बात करते हैं क्रिकेट की, जो यहाँ भारत महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। बेहद रोमांच से भरे मैच में कल नवी मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया भारत तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने आज तक कभी महिला क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता है। अब 2 नवंबर को होने वाले फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत ने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.5 ओवर में 338 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान एलिसा हेली को क्रांति गौड़ ने सस्ते में आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद फोइबे लिचफील्ड और एलिसे पेरी के बीच दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी देखने को मिली। लिचफील्ड ने विश्व कप में अपना पहला शतक लगाते हुए 119 रन की शानदार पारी खेली। एलिस पेरी ने 77 और एशले गार्डनर ने 63 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 338 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। रिकॉर्ड 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना सस्ते में आउट हो गई। हालांकि इसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 167 रन जोड़े। हरमनप्रीत कौर 89 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गईं, जबकि जेमिमा रॉड्रिग्स ने वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक लगाया। दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर ने भी अहम योगदान दिया और भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 127 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 339 रन का ये लक्ष्य महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। भारत ने आज तक कभी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2 नवंबर को नवी मुंबई में होने वाले फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो आखिरकार भारत ने ऑस्ट्रेलिया का 15 मैच से चला आ रहा जीत का सिलसिला तोड़ दिया है और विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्हें 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। अब रविवार को होने वाले फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में ये तय है कि हमें इस बार एक नया विश्व चैंपियन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।